नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मऊगंज शिक्षिका कांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। साइबर फ्रॉड के 3 शातिर अपराधियों को अलवर राजस्थान से किया गिरफ्तार। सिविल लाइन थाना अंतर्गत बांसघाट के समीप नदी किनारे मिला नरकंकाल। पैसे की लेन देन को लेकर 2 दिन से बुजुर्ग बैठा धरने पर राइस मिल के मालिकों ने डाला पानी। और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अनुगूंज 2025 का 10 जनवरी को होगा आयोजन। छात्रों की तैयारी पूरी। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। मऊगंज शिक्षिका कांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले 3 शातिर आरोपियों को अलवर राजस्थान से गिरफ्तार किया है। प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक साकेत प्रसाद पांडे ने आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान मऊगंज शिक्षिका कांड का खुलासा किया और साइबर फ्रॉड करने वाले 3 आरोपियों साहिल खान, मुनफेद खान और फरदीन खान को अलवर राजस्थान से गिरफ्तार किया है। दरअसल 5 जनवरी को साइबर ठगों से प्रताड़ित होकर 40 वर्षीय शिक्षिका रेशमा पांडे ने आत्मघाती कदम उठाया था। इसके बाद से पुलिस लगातार केस को सुलझाने में लगी हुई थी। मामले में नया मोड़ तब आया जब परिजनों ने बताया कि सिक्कों के बदले करोड़ों रुपए का लालच देकर ठगी गैंग ने महिला को अपने जाल में फंसा लिया और उसके बाद ब्लैकमेल करने लगे। पूरे मामले का खुलासा करते हुए क्या बताया प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक ने, जानने के लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। जिला मऊगंज में थाना मऊगंज के अंतर्गत घुरेटा ग्राम की श्रीमती रेशमा पांडे, जो पेशे से शिक्षक है, 40 वर्ष उनकी उम्र है। दिनांक 5 जनवरी को उनकी असामयिक मृत्यु हुई। ये जानकारी लगी कि पॉइजनिंग का केस है। जांच में पता चला कि कुछ प्रताड़ना की बात। कुछ प्रताड़ना में ये जानकारी लगी कि डिजिटल फ्रॉड जो लोग करते हैं, साइबर फ्रॉड, एक इंस्टाग्राम पे एक ऐप था। उस ऐप में इन्होंने सिक्के और पुराने रुपए के संबंध में इनको ऑफर दिया ठगों ने कि यदि आप हमको देंगे तो हम आपको लाखों करोड़ों में पैसा देंगे। अब ये भोली भाली महिला उसके चक्कर में आ गई। लगातार टेलीफोन पे पिछले महीने से वो संपर्क में रही। संपर्क में रहने पर फिर पैसे की डिमांड की गई कि आप फॉर्म भर दीजिए, ये पैसा डाल दीजिए, तब आपके पास आएगा। इस तरीके से लगभग 22,000 रुपए उनके खाते में जा चुका था। आरोपियों के खाते में जाने के बाद अंतिम बार जब 5,500 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ तो महिला ने बोला कि अब अगर आप मुझे परेशान करेंगे तो हम पुलिस के पास चले जाएंगे। ऐसा हमारे पास जानकारी मिली है। फिर लगातार प्रताड़ना किया गया और साइबर फ्रॉड प्लस डिजिटल अरेस्ट, एक तरीके से उसको कन्फाइन कर लिया गया कि उसके दिमाग को घेर लिया गया कि वो कहीं भी दूसरे को न बता पाई न कुछ कर पाई, और इतना अत्यधिक प्रताड़ित हो गई कि अंत में उसने जहर खा के अपना जीवन समाप्त कर लिया। मैंने पहले बताया कि वो पेशे से शिक्षक है, उनके पति भी पेशे से शिक्षक है, 2 बच्चे हैं, एक बिटिया है एक बेटा है। उसके बाद ऐसी स्थिति निर्मित हुई। फिर जांच किया गया जिसमें एसपी मऊगंज रचना मैडम, इनकी डीएसपी अंकिता और पूरी टीम लग के साइबर रीवा, साइबर मऊगंज की टीम लग के आरोपियों की पतासाजी की गई। उनका आईपी एड्रेस, उनकी लोकेशंस, उनके मोबाइल, क्योंकि इनमें कई तरीके के मोबाइल यूज करते हैं और जो ऐप यूज करते हैं लैपटॉप या इसके माध्यम से। जानकारी लगी कि अलवर में एक बार लोकेशन इनकी मिली। फिर अलवर पुलिस में जो पुलिस अधीक्षक थे संजीव नैन जी, उनसे संपर्क किया एसपी मऊगंज ने। उनकी साइबर टीम, हमारी साइबर टीम, रीवा की साइबर टीम, सब लोगों ने लग के आरोपियों की पतासाजी किया कि अलवर और हरियाणा के बॉर्डर पे आरोपी का होना पाया गया। यहाँ से पार्टी गई। सब इंस्पेक्टर अनंत विजय, जो वीरपुर चौकी प्रभारी है, उनके साथ टीम यहाँ से भेजी गई और ये लोग गए, लगातार घेराबंदी किए। तब धीरे धीरे करके 3 मुलजिम, 2 मुलजिम वो हैं जो लगातार टेलीफोन करके इनको धमकाते थे। आपने देखा होगा कि 2 वीडियोस भी इनके पास आए थे। तो वीडियो भेजने वाले वो भी पकड़े गए। मानसिक रूप से महिला को पूरी तरीके से वो प्रताड़ित कर दिए थे। तो इस तरीके से 2 वो और एक उनका साथी जो उनके मोबाइल से लगातार धमकी देता रहा। तीनों आरोपियों को कल राजस्थान में गिरफ्तार किया गया।
उनसे मोबाइल वगैरह की जब्ती की गई, जब्ती करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वहां से ट्रांजिट वारंट लेके अभी पुलिस हमारी मऊगंज पहुंची है। यहाँ माननीय न्यायालय के समक्ष उन्हें पेश किया जाकर पुलिस रिमांड लिया जाएगा और फिर अगली कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये आपने देखा होगा कि इस तरीके के बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, जिसको आप फ्रॉड भी कह सकते हैं। और जब किसी व्यक्ति के दिमाग को इतना घेर लीजिए कि वो कुछ करने की स्थिति में नहीं हो, वही डिजिटल अरेस्ट होता है, उसी को माना जाता है डिजिटल अरेस्ट। मध्य प्रदेश में भी कई घटनाएं हुई हैं और देश में भी कई घटनाएं हुई हैं। हमारे ख्याल से पहली बार ये जो दुर्घटना हुई है हमारे मऊगंज जिले में हुई है कि उस महिला ने इनकी प्रताड़ना से आत्महत्या की है। इस प्रकार से जो मुलजिम मिले हैं कई जगह से, यूपी, बिहार, इवन हरियाणा, गुजरात से भी टेलीफोन हम लोगों के पास आए और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी सूचना आई कि इस प्रकार की उनके यहाँ भी केस दर्ज है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत बांसघाट के समीप नदी किनारे एक नर कंकाल मिला है, जिसे लेकर तरह तरह की अफवाहें जारी हैं। ये नजारा बांसघाट का बताया जा रहा है, जहां कुछ युवक कंकाल को सर को जमीन में रखकर खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस स्थान का दृश्य दिखाई दे रहा है उस स्थान पर नर कंकाल के बाकी अवशेष भी गड्ढे में नजर आ रहे हैं, जिससे माना जा रहा है कि पूरा मानव शरीर उस जगह पर दफन है। नर कंकाल से सिर्फ सर बाहर निकल आया है। उसके दांत और बनावट से लग रहा है जैसे किसी वयस्क व्यक्ति का शव दफनाया गया होगा। उस स्थान पर अभी भी कुछ अवशेष नाले के किनारे दफन दिखाई दे रहे हैं। नरकंकाल किसका है ये तो स्पष्ट नहीं हुआ है। वीडियो कब का है और कहां का है, रिवा 24 इस बात की भी पुष्टि नहीं करता और न ही खबर लिखे जाने तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान आया था। कहाँ पे आ गड़ा रहा है यार? कहाँ से रहा हो यो पूरा धारा है, जब पूरा धारा है। अबे हिंद तुम फेंक दे उद्योग विहार रीवा में सच्चा राइस मिल के सामने 2 दिन से एक बुजुर्ग पैसे के लेन देन को लेकर धरने पर बैठा हुआ है। रीवा जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर चोरहट्टा उद्योग विहार में स्थित सच्चा फूड प्रोजेक्ट एवं राइस मिल के सामने एक बुजुर्ग ट्रांसपोर्टर पैसे के लेन देन को लेकर 2 दिन से धरने में बैठा हुआ है। ट्रांसपोर्टर द्वारा जिसकी शिकायत पहले भी थाना चोरहट्टा और पुलिस अधीक्षक से की गई थी, राइस मिल संचालक के ऊपर कार्रवाई न होने से परेशान बुजुर्ग धरने पर बैठा हुआ है। ट्रांसपोर्टर का आरोप है कि राइस मिल मालिक द्वारा 16 लाख रुपए का काम करवाकर उसका भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण आज 2 दिन से राइस मिल के सामने धरने पर बैठा हुआ है। वहीं राइस मिल के संचालक द्वारा धरने में प्रदर्शन कर रहे बुजुर्ग ट्रांसपोर्टर के ऊपर कड़ाके की ठंड में पानी डलवा दिया गया। इसके बाद भी ट्रांसपोर्टर राइस मिल के सामने डटा हुआ रहा। सूचना मिलने पर चोरहट्टा थाना प्रभारी आशीष मिश्रा पहुंचे और मामले को शांत कराया और दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा। और कभी यही सब करते करते आज 2024 तक इनका काम किया। जब हमारे पैसे ज़्यादा हो गए, 16 लाख इनके पास हो गया, तो ये सीधे कहती है कि हम पैसा नहीं देंगे, हम दे दिए हैं, मेरे को लिखित दे दो, हमारा काम करो, हमारे को लिखित दो, हमारा काम करो, मेरे को लिखित दे दो कि मेरे कुछ आगे पीछे का कुछ लेना देना नहीं है, मेरे को उधर दो। जो और कोई करते हैं तो बोलती है महिला इसमें फंसा देंगे तुम्हारे को हम जेल में भेज डाल दोगे। मेरा पति था 36 वो तो काट दिया, तेरे जैसे का गड़वाने में मुझे टाइम नहीं लगा, मेरे पास पैसा है। मैं बोलता हूँ मेरे को गड़वा दिए कभी पुलिस को। अभी चाक घाट से आदमी मंगाई, चाक घाट से आई मेरे को मारने के लिए, कहते हम यहाँ पे गाड़ दूंगा, तुम्हारे का रहना नहीं दूंगा, नहीं हम तुम्हारे गोली मरवा दूंगा। मेरे एक गरीब आदमी मैं इनके यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसी अन्याय की बात कर रहे हैं। मैं इनके साथ कितने साल से? मैं 4 साल इनको हो गया, 2021 से मैंने इनका काम किया, 2024 तक इनका काम पूरा मैं किया हूँ। ये बच्चे छोटे, हम ट्रांसपोर्टरी काम करते थे। मेरी गाड़ियाँ हैं। कितनी गाड़ियाँ? मेरी गाड़ी 11 गाड़ियाँ हैं। कहाँ लगी? यही चलती थी, सच्चा फूड में चलती थी, एस मिल, विजय मिल, सभी के यहाँ पूरे उम्र इनका टोटल काम मेरा है। सारे काम हम करते, किराए की भी गाड़ियाँ हम लगाए, काम इनका करते थे, सारे काम मेरा था। मैं 4-5 बजे, 5 बजे, 6 बजे 1 घंटा के लिए आती, पूरा काम इनका मैं देखता था। कोई भी यहाँ पे नहीं रहता था, ज़रूरत पड़ती थी तो मैं इस मिल में बसता था और यहाँ पे हम पूरा काम यहाँ था मैं देखता। एक कोई चाहे चोरी करे चाहे कुछ करे, मैं देखता। मैं 1 घंटा के लिए आती थी। भैया आधी रात हमको फ़ोन करती थी, भैया वहाँ जाके देखिए ऐसा है। भैया आधी रात आखिर कर इनके उसके मदद के लिए कि बच्चे छोटे हैं, इनको मील ना हो। हम इनको कह दिए जब तुम्हारी मील नहीं बंद होगी, आप काम करिए, हम पूरा काम करेंगे। जब का मेरी तुम्हारा आपका लड़का नहीं तैयार हो जाएगा 18 साल तब का हम आपकी गारंटी ले रहा हूँ कि किसी मील की हिम्मत वो नहीं है कि कोई मील आपका बंद करके देगा और आप परेशान हो जाए। जिस भेज में हम आपका काम करेंगे। ये सच्चा फूड प्रोजेक्ट, ये उद्योग विहार है।
कितने दिन से आप बैठे हैं? हम यहाँ 3 दिन हमको हो गया। कुछ पानी उनी डालने की भी करनी है, ये क्या प्रॉब्लम? पानी ऊपर पानी ऊपर डालती है कि हमारे से बात करें, हमारे से करने लगे, जिनको हम जेल में जाए पुलिस को बुलाए कि मेरे से उठपटांग बोल कर रहा है, मेरे को उठपटांग बोल रहा है, तो इनसे बोले तो पुलिस को बुलाए तो हमको बोल दे, बोल के जाके जेल में बंद कर दें। हम इनको कुछ बोलते नहीं हैं। है ना, आप दादागिरी से गाड़ी अंदर खड़ा की और ऐसा कहना है ना, दादागिरी से आप गाड़ी अंदर उनके लगा के रखे। दादागिरी कोई हम वहाँ काम करते कहना है कि आप जबरदस्ती बोलते हैं कि हम काम करेंगे। हम काम कर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं काम दादागिरी के लिए, मेरा काम है, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं पूरा काम कर रहा हूँ। दादागिरी ने उसे कबाड़ लदा था, उसे सामान लदा था गाड़ी में, और 1 महीना पहले खाली करी है। मेरे पास उसकी फोटो है, मेरे पास उसकी फोटो है। मैं उसको आपको फोटो, बच्चा मेरा इंदौर में है, उसका फोटो दूंगा। माल लदवा के रखी 2000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 60,000 महीना में गाड़ी खड़ा की। आज कहती लेके चले जाइए, मैं गाड़ी कहाँ निकाल जाऊंगा। क्या नाम है आपका? पैसा बाकी है आपका? 16 लाख रुपया बाकी है। 16 लाख इनसे लेना है, इसी करके 24 घंटे बैठे हैं यहाँ पे? 3 दिन से 24 हाँ 24 घंटे हम बैठ रहे हैं। नहीं पानी डाल दी, कपड़ा भींच गया। आज मैं यहाँ पे बैठ, पानी कौन डाला? पानी ये डाले, ये डलवाया, बच्चा रहा है। मैम जी नहीं। नाम क्या है आपका? नाम क्या मेरा रामजी द्विवेदी। कहाँ के? क्या पूरा मामला? शिकायतकर्ता श्री रामजी द्विवेदी हैं, जो मेरे बाजू में खड़े हुए हैं। इनका ये आरोप है कि इन्होंने सच्चा फूड इंडस्ट्रीज में 2021 से एज अ ट्रांसपोर्टर धान की सप्लाई की है अलग अलग गाड़ियों से, और इनको उसका भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में इन्होंने अपने इस इंडस्ट्री की जो मालकिन है उनसे बात की होगी, तो इनके बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। इनका जो भी लेन देन है, इनका ये कहना है कि ये अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर देंगे और उस दस्तावेज के आधार पर हमको भुगतान किया जाए। इंडस्ट्रीज की जो के मालिक हैं उनसे भी हम संपर्क कर रहे हैं, और उनको हमारा ये कहना है कि वो भी, क्योंकि कोई भी जब वाहन इंडस्ट्री में आता है, मिल में आता है, तो उसका बाकायदे उसकी एंट्री होती है, उसमें कितना वेट है, कितना माल है, उसकी एंट्री होती है, और भुगतान भी खातों में होता है। तो 2021 से लेकर 2025 तक जो भी इनके द्वारा सप्लाई किया गया होगा माल, उसका पूरा हिसाब किया जाएगा, और जो भी हिसाब होगा, दोनों में यदि आम सहमति बनती है तो दोनों सहमति अनुसार उसमें जो है आपस में एक राय हो सकते हैं, और अगर नहीं हो रहे हैं तो इनको विधिक सलाह दी जाएगी कि ये कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो इनका आरोप है कि इनके ऊपर पानी भी फेंका गया और हाँ, इन्होंने आरोप ये लगाया है, इनके ऊपर भी आरोप है कि इन्होंने जो है गाड़ियां रोक दी, ये इंडस्ट्री के अंदर कोई गाड़ी नहीं आने दे रहे हैं। दोनों पक्ष आरोप बताया कि बकाया पैसा है, बकाया कुछ नहीं है। ये काम मेरे यहाँ करते थे, इनके ड्राइवर चोरी करते हैं धान चावल, उसके बाद ये मानते नहीं है। हमने इनको हटा दिया, हमने दूसरे ट्रांसपोर्टर रखे हैं, जिसके कारण ये 16 लाख जबरन को बोल रहे हैं। कोई एक भी पैसा नहीं है मेरे पास। सहारा बैंक स्टेटमेंट है जो हमने पैसा दिया है, कैश भी दिया है, तो हमने इनसे साइन करवा लिया है। और ये गाड़ी ज़बरदस्ती मेरी मिल में खड़ी किए हैं, रोज़ बोलते हैं हटाने के लिए, वो भी नहीं हटा रहे। उसका टायर ब्लास्ट हुआ, ऑपरेटर को चोट आई, उसके बाद भी नहीं हटा रहे हैं, और बल्कि बोल रहे हैं कि मैं 2000 इसका किराया लूँगा प्रतिदिन के हिसाब से। और पैसा कोई बकाया नहीं है इनका, और इनकी पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ये बोलते हैं कि अगर काम मेरे को दोगी तो मैं 1 महीने के अंदर तुमको सब लिख के दे दूंगा, अपना घर द्वार भी लिख के दे दूंगा। मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है इनकी। काम चाहिए, इनको काम चाहिए केवल। आपने कहीं शिकायत किया इसकी? हमने थाने, चौराटा थाने में किया है, रिसीविंग है उसकी मेरे पास। क्या नाम है? रीवा में आज नर्सेस एसोसिएशन ने मेडिकल कॉलेज के डीन को अपनी विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन पत्र सौंपा है। नर्सेस एसोसिएशन आज आयुष्मान योजना में प्राप्त होने वाले इंसेंटिव की मांग को लेकर श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल को ज्ञापन पत्र सौंपा। बताया गया कि तकरीबन 2.5 साल से आयुष्मान योजना से प्राप्त होने वाला इंसेंटिव नर्सों को नहीं दिया गया है, जबकि डॉक्टर को ये इंसेंटिव नियमित रूप से दिया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने नर्सों के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाया है। मेडिकल कॉलेज में ज्ञापन सौंपने पहुंची नर्सों ने कहा कि अगर 3 दिन के भीतर उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं होता तो सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन एवं जिला प्रशासन की होगी। वहीं मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने जल्दी उचित कार्यवाही करने की बात कही है। होता है वो पिछले 2-2.5 साल से नहीं दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे काम करने वाले सारे चिकित्सकों को पिछले 2-3 माह का बचा है, बाकी सब मिल चुका है। तो ये लोग जो काम करते हैं तो काम में पक्षपात टाइप का दिखता है, नर्सों को नहीं होता, डॉक्टरों का हो जाता है। तो इसीलिए आज हम डीन के पास आए थे सारी समस्याओं को लेके कि नर्सेस की जो भी समस्या है फाइल में तत्काल होना चाहिए। फाइलें टेबल में पड़ी रहती हैं, ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए आज ज्ञापन दिए हैं
और 3 दिन का हम लोगों ने टाइम दिया है। अगर 3 दिन में नहीं होता है तो मंडे से हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन पे चले जाएंगे। दिन के तक आपकी चर्चा चली, क्या बोल रहे हैं लोग? उनका ये कहना है कि हम 3 दिन के अंदर सारा काम आपको निपटा देंगे और फाइलें जो भी आपकी पेंडिंग है सब कंप्लीट हो जाएगी। और हमारे बच्चे जो जिनका टाइम स्केल लगना है, समय मान, वेतन मान, 10 साल की सेवा, 20 साल की सेवा, 30 साल की सेवा और 35 साल की सेवा के बाद पूरे जीवन काल में 4 टाइम स्केल मिलते हैं, वो भी लगा देंगे। क्योंकि यहाँ 3-3 साल हो गए हैं, बहुत सारे हमारे स्टाफ ऐसे हैं जिनका भी टाइम स्केल नहीं लगा है। इससे उनको मानसिक रूप से तकलीफ होती है और साथ में ही उनका आर्थिक भी नुकसान होता है, क्योंकि समय में उनके पैसे नहीं प्राप्त होते हैं। और जो नए बच्चे हैं वो 3 साल तक उनका प्रोविजनल पीरियड होता है, चौथे साल से वो रेगुलर हो जाते हैं। ये लोग 5-5 साल नौकरी कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनका रेगुलर नहीं हुआ है। इनका ऑर्डर डीन साहब ने नहीं पारित किया है। इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर हम लोग आज मिले थे, ज्ञापन दिए हैं और इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 2-4 दिन के अंदर सारी समस्या आपका निपटा देंगे। अगर नहीं निपटाते हैं तो हमारे पास आंदोलन का रास्ता खुला हुआ है। उनका कुछ आयुष्मान के जो एरियर्स, आयुष्मान का जो इंसेंटिव जो मिलते हैं, तो वो मिलने की जो थी कई वर्षों से डिले था, 2023 से था, तो वो पेंडिंग में था, तो वो हमने निकलवा दिया उनका। मतलब प्रोसेस में था उसका, तो वो हमारे साइन हो गए थे और वो अभी से आज कल में बैंक में चला जाएगा। आज शाम तक भी जा सकता है बैंक में। और फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनका इकट्ठा था। और अब ये 2023 से था, बहुत पुराना था, पहले से प्रक्रिया में था। कुछ इंसेंटिव के कुछ नियम भी बदले थे उनको कि कब कैसा क्या दिया जाना है, इसलिए वो ऐसा जो भी डिले हुआ होगा। वो चेतावनी किसी काम की नहीं है, क्योंकि काम उनका हो। 2025 का स्वच्छता सर्वेक्षण होने वाला है, जिसकी तैयारियों में रीवा नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी जुट गए हैं। शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए नगर निगम द्वारा खास शुरुआत की गई है, जिसके तहत कलकत्ता से आए कारीगरों द्वारा शहर में कलाकृतियां उकेरी जा रही हैं। सिरमौर चौराहा स्थित यमुना प्रसाद शास्त्री फ्लाईओवर के पिलर के नीचे वाइल्ड लाइफ की सुंदर कलाकृति बनाई गई है। इस कलाकृति को बनाने के बाद ये फ्लाईओवर शहर भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति खूबसूरती का कायल हो रहा है। शहर को सुंदर बनाने के लिए इससे पहले भी कई निर्माण कार्य किए गए थे, जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। यहाँ पर कई ऐसे तालाब थे जिनका कायाकल्प करके उन्हें बेहद खूबसूरत बनाया गया। वाइल्ड लाइफ की सुंदर तस्वीर बनाने के लिए 3D डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है। इस संबंध में रीवा नगर निगम के कमिश्नर संजय सोनवड़े ने बताया, इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं रीवा को स्वच्छ बनाने के लिए और अधिक सुंदर बनाने के लिए। उसमें से ही एक सिरमौर चौराहा जो फ्लाईओवर है हमारा, उसके पिलर पे एक स्कल्पचर वर्क आर्टिस्ट द्वारा किया गया है, जिसको काफ़ी सारे लोगों ने सराहा भी है। और इसी तरह से बाकी भी जगह पे हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसको रेप्लिकेट कर पाएँ। कहाँ से कारीगर आए थे सर, कैसे? कारीगर जो है वो कलकत्ता से आए थे, जो हमारा वेंडर है उनका ही प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने कलकत्ता से कारीगर इसको बुलाए थे। इस कारीगरी में क्या कुछ खास है जो यहाँ की? इसका मैसेज जो था वो अच्छा मैसेज देने का प्रयास भी इसमें किया है कि नेचर ओरिएंटेड सस्टेनेबल लाइफस्टाइल रहेगी। पेड़ पौधों के साथ वाइल्ड लाइफ इनका डिपिक्शन किया गया है। एक रीवा का एक जो अभी तक प्रिंसली स्टेट का जो हिस्ट्री रहा है उसके अकॉर्डिंग आप जैसे ऊपर देख पाते हो, ऊपर का भी पैनलिंग जो है वो एक रॉयल आर्किटेक्चर के हिसाब से है और नीचे जो है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको डिज़ाइन किया गया है। ऐसा दोनों चीज़ों का समागम आपको देखने को इस स्कल्पचर में मिलेगा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप अपने कारोबार के लिए एक सुविधाजनक गोदाम, दुकान या ऑफिस की तलाश में, तो यह स्थान आपके लिए उपयुक्त है। यहाँ पर 30 फीट बाय 55 फीट ऊपर और नीचे लैट बाथ अटैच और 2 बड़े कमरे अलग से उपलब्ध है। स्थान है शार्पिंग होटल के बगल में, बाईपास के सामने, करहिया नंबर 1। अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आज ही संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7746095429 और 7723898220। 55 का हाल है, किराए में देना है और ऊपर भी 30 बाई 55 का है। ऊपर 2 कमरे बने हैं और बाकी का हाल है।
ये किराए में देना है। नीचे हाल है, ऊपर ऊपर हाल है, लैट्रिन बाथरूम अटैच। वहाँ अटैच है, लैट्रिन बाथरूम अटैच। पता क्या है? पता है गांव मही बाईपास के पहले सार्किन के बगल, सार्किन गार्डन के बगल में। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है आपका? कॉन्टेक्ट नंबर 77 460 95 429 92 00 97 26 52। शुभ नाम आपका? रामवाल साहब विश्वकर्मा। सुहागी पहाड़ में लगातार हो रहे हादसों को लेकर पुलिस ने रीवा एसपी विवेक सिंह के निर्देश पर नवाचार की शुरुआत की है। सुहागी पहाड़ पर होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने एक नया उपाय अपनाया है। ये उपाय न केवल नशे में धुत वाहन चालकों की जांच करने का है, बल्कि लंबी दूरी से आने वाले वाहन चालकों को चाय पिलाकर उनकी ताजगी का ध्यान रखने की भी व्यवस्था की गई है। सुहागी पहाड़ पर प्रतिमाह 15 से 20 सड़क हादसे होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हादसे ट्रकों के पलटने से होते हैं। खासकर पहाड़ से उतरते समय कई बार इन हादसों में लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। वहीं कुंभ यात्रियों के लिए पंचायत स्तर पर भी व्यवस्था कराई जाएगी, जिसमें प्रयागराज जाने वाले यात्रियों के लिए पंचायत स्तर पर प्रबंधन कराया जाएगा। ठंड से बचने के लिए अलाव के साथ साथ उनके आराम करने की भी व्यवस्था कराई जाएगी। जी बिल्कुल, ये हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में सुहागी थाने अंतर्गत हमने एक नवाचार एक प्रयोग शुरू किया है। प्राय आप लोगों को भी जानकारी होगी कि सुहागी पहाड़ पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कई बार ट्रक पलटते हैं, कई बार छोटे वाहनों से भी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो उसके लिए हमने एक प्रयास शुरू किया है, जिससे हमारा प्रयास है कि इन दुर्घटनाओं को रोका जा सके। कई बार वाहन चालक, चूँकि नेशनल हाईवे है तो काफ़ी दूर से वाहन चालक आते हैं। कई बार दूर से आने की वजह से वो थके हुए भी रहते हैं। कई बार कुछ वाहन चालक नशे पे भी होते हैं। तो हमने ब्रीथ एनालाइज़र मशीन लगा के और वहाँ पर एक पुलिस थाना का सहायता केंद्र स्थापित किया है, जो नशे पे अंकुश भी लगाएंगे और नशे पे जो वाहन चालक चला रहे हैं तो उन पर हम कार्रवाई भी करेंगे। दूसरा, जो थके हुए लोग हैं जो बहुत दूर से गाड़ियाँ चला कर आ रहे हैं, तो उनको हम रिफ़्रेश करने के लिए उनका मुंह धुलवा करके उनसे हालचाल भी बताएंगे और उनको आगे सचेत भी करेंगे कि आगे पहाड़ी पर मोड़ है और पहाड़ी पर आप अपनी स्पीड कंट्रोल कर सकें और इसके माध्यम से आप सुरक्षित तरीके से यात्रा करें। और कोशिश की जा रही है कि हम उनको चाय की व्यवस्था भी करा पाएँ। और चूँकि आगे न कुंभ आ रहा है 13 तारीख से, तो ज़्यादातर ट्रैवलिंग हमारे नेशनल हाईवे सुहागी पहाड़ के माध्यम से ही लोग जाएंगे। तो एक सुरक्षित यात्रा के लिए हमने एक नवाचार प्रारंभ किया है। तो इसके लिए अलग से एक्स्ट्रा बल भी लगाया जा रहा है, कोई कंपनी? हाँ, अभी तो हमें मतलब सर लोगों ने ऊपर बात की है अधिकारियों से, वरिष्ठ अधिकारियों से, उपलब्ध बल के माध्यम से, और एसपी सर ने जो कुछ बल प्रोवाइड किया है उसके माध्यम से हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में सिलपरा नहर में एक किसान की लाश देखी गई, जिसकी पहचान कर ली गई है। बुधवार से आए केशव प्रसाद यादव ने बताया कि उनके भाई 5 जनवरी को खेती के काम से ट्रैक्टर लेकर घर से निकले थे, लेकिन बाद में पता चला कि नहर में बहते देखे गए हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंचे लेकिन बचा नहीं पाए। उन्होंने बताया कि उनके भाई कैसे डूबे इस बात की जानकारी तो नहीं है, लेकिन उनका कभी नहाने के लिए या नदी में नहर में आना जाना नहीं हुआ। मामले की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और लाश का पंचनामा कराया। जो है कौन है आपकी? मेरे माजिल भाई हैं। वो क्या घटना क्या हुई है, कैसे यहाँ पहुँचे? वो घर पे थे, खेत बोवाना था उनको, और खेत बोवाने के चक्कर में वो घर से निकले हैं और बिजहा भी लेके गए घर से वहाँ बोवाने के लिए, लेकिन खेत में वो मिले नहीं। फिर इधर गए तो वहाँ ट्रैक्टर से खेत बोवाई चालू हो गया और खेत बोवाए, और खेत बोवाने के बाद जब घर निकलने लगे तो वहाँ से एक टिंकू सिंह परिहार करके थे, वो बोले तुम्हारा भाई वहाँ नहर में बहता हुआ उधर ही के अंदर की ओर गया है, बुगदा के अंदर। हम लोग बचाने की कोशिश किए, लेकिन हमारे पास कुछ साधन नहीं था, इसलिए हम लोग बचा नहीं पाए। हमारे पास बिजली का तार था जो लुग्गी फंसाए थे उसको पावर मोटर चलाने के लिए, तो उसको निकाल के और उन्होंने बताया कि मैंने फेंका पकड़ने के लिए, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए और उतने में वो गेट के अंदर चले गए, बोगदा के अंदर घुस गए। जब तक बोगदा के अंदर गए तब तक वो जीवित थे, हाथ चला रहे थे, बता रहे थे वो। और उसके बाद हमें सूचना मिली। हम कहाँ का घटना है? ये वहाँ बघवार का है। बघवार का? जी बघवार से गुम हुए थे? हाँ, बघवार से गुम हुए थे सर। वहाँ क्या गेट बना हुआ है? हाँ, वहाँ ये जो यहाँ से पहाड़ खोले वहाँ एक गेट बना हुआ है जो पानी को रोककर सिहावल के लिए ओर जाता है, उसको रोक के सिहावल की ओर भेजते हैं। क्या नाम था इनका? इनका नाम मेरे बड़े भाई का राजरूप यादव था। ये कब घूमे थे? 5 तारीख? 5 तारीख को।
5 तारीख को 12:30-1 बजे तक वो घर पे ही थे। खेत बोवाना था, इसके लिए वो चल रहा था कि खेत बोवाने जाना है, घर में काम भी लगा हुआ था, तो हम भी घर पे ही थे। तो खेत बोवाने निकल गए, मैं काम पे ही बिजी था और 2 बजे करीब मुझे भी पता चली कि ऐसा घटना हो गया, तो मैं तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा। कि कैसे घटना हुई ये नहीं पता चला? ये नहीं पता चली सर कि वो कैसे वहाँ पे गिरे, वो नहीं पता चली, लेकिन इतना पता चलता है कि वो जब पानी में थे तो बचाने की कोशिश में हाथ चला रहे थे, बुला रहे थे कि हाँ मुझे बचा लो, ऐसा लग रहा था, वो लोग बता रहे थे। लेकिन देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अनुगूंज 2025 का आयोजन 10 जनवरी को कृष्णाराज कपूर ऑडिटोरियम में किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए अनुगूंज कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसकी शुरुआत 2020 में भोपाल से हुई थी, जिसके बाद 2022 से प्रदेश भर के सभी जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नृत्य, संगीत और नाटक विधा को शामिल किया गया है, जिसमें मेंटर्स आकर छात्रों को प्रशिक्षित करते हैं। रीवा में भी अनुगूंज कार्यक्रम के तहत कार्यक्रमों की तैयारी शहर के मार्तंड क्रमांक 1 और सीएम राइज विद्यालय में की जा रही है। देखिए रीवा 24 न्यूज की यह खास रिपोर्ट। हमारे साथ सादात भारती हैं, नाटक के निर्देशक हैं, काफ़ी वर्षों से रंगमंच में सक्रिय हैं। सादात जी, रीवा आपका आना जाना लगा रहता है और अक्सर बच्चों के साथ आपको काम करने का काफ़ी अनुभव है। यहाँ के बच्चों के साथ काम करके आपको कैसा लगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद इसलिए दूंगा क्योंकि ये कार्यशाला 10 दिनों से लगभग अब चल रही है, पर अभी तक कोई भी इन चीज़ों को कवर करने आया नहीं है। तो इसके लिए तो आपको धन्यवाद, आपकी टीम को धन्यवाद कि आपने ये सोचा कि बच्चों के लिए किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है तो हमको कवर करना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब रही बात बच्चों की, तो देखिए हर जगह के बच्चे अपने आप में अनूठे होते हैं और हम कहते ज़रूर हैं कि हम बच्चों को कुछ सिखाने जा रहे हैं, एक्चुअली हम सिखाने नहीं जाते हैं। ये सीखने और सिखाने की एक परंपरा है, मतलब मैं बच्चों से कुछ सीखता हूँ, वो मुझसे कुछ सीखते हैं। तो ये तो गलत होगा कि मैं उनको सिखा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं खुद भी उनसे सीखता हूँ और उनकी ही चीज़ों को मैं सेटल्ड करता हूँ। सीखना सिखाना लगा रहता है, ये जीवन भर चलेगा। जी, आप यहाँ आए, प्रशासन ने आपके लिए जो व्यवस्थाएं की हैं वो कैसी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, प्रशासन ने हमको बहुत अच्छी व्यवस्था दी है। रिहर्सल बिल्कुल टाइम से होती है, हॉल टाइम से खुलता है, जितनी भी हमको कॉस्ट्यूम प्रॉप से संबंधित जो भी है कि हाँ शिवेश जी हैं, बहुत अच्छे से देख रहे हैं और बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो रीवा आना इस तरह से आपका जो ये सोच थी और जो सोच कर आप आए थे वो सफल रहा? जी हाँ, बिल्कुल सफल रहा और इन बच्चों ने बहुत मुझे प्यार दिया है और बहुत कम समय, क्योंकि मात्र 3 तारीख से हमने 2-3 दिन तो मैं फैमिलियर हुआ इनसे और ये मुझसे, हमने 3 तारीख से वर्कशॉप को समझ लीजिए एक तरह से ज़्यादा गति दी है। तो इन लोगों ने 7 दिन में बहुत ही, मतलब मैं भले इनके ऊपर गुस्सा करता रहा लेकिन इन लोगों ने मेहनत तो की है, क्योंकि 7 दिन में 25-26 मिनट का नाटक तैयार करना बहुत बड़ी ये बात है। केवल निर्देशक नहीं, बच्चों की क्षमता भी इसमें बहुत मायने रखती है। नाटक के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बता जी, एक्चुअली नाटक ये है खाद्य श्रृंखला के ऊपर, जो फूड चेन है कि हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। किसी भी चीज़ की अगर अधिकता हो जाएगी तो आप समझते हैं ना, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। ये नाटक उसी चीज़ पे इशारा करता है। और जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो जैसे कि वो सौदागर के माध्यम से मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी जो हमारे यहाँ भी फिर से घुसना चालू हुई है, उनको बहुत सारी चीज़ें हम दे रहे हैं कि हमको लगता है कि हाँ ठीक है,
हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, हमारे कुछ रोज़गार बढ़ेंगे, जो भी है। लेकिन उनकी आमद हमेशा ही हमारे लिए ख़तरनाक रही है। ये हम ग़ुलामी के पहले भी देख चुके हैं और अब इस तरह से कुछ एक इशारा है कि भाई बहुत सारी चीज़ें हमको अपने कमांड में ही रखना, भले हम विदेशी लोगों को यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, पर वो करें, लेकिन अब कमांड हमको ढीले नहीं छोड़ना। तो ये 2 संदेश मेरे इस नाटक में। ये बहुत बढ़िया विषय है आपका। और मैं चाहूँगा कि जो हमारा ये चैनल देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, उनके अभिभावक देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग भी अपने बच्चों को भेजिए, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चे कम, माँ और पिता उनके ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गए हैं। बच्चों के ऊपर एक अतिरिक्त दबाव हो गया है, बहुत ज़्यादा दबाव हो गया है समाज का, माँ पिताजी का। तो प्लीज़ उनको थोड़ा सा फ्री छोड़िए, क्योंकि आप देख रहे हैं इस तरह की घटनाएं कि कोई बच्चे ने सुसाइड कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उनके ऊपर एक दबाव अतिरिक्त बना रहे हैं। इसलिए बच्चों को कम से कम रंगमंच करने दीजिए, उनके अंदर इस तरह के विचार कभी नहीं आएंगे। तो बस उनको अपनी कल्चरल साइड, कोई भी हो, पेंटिंग हो, डांस हो, ड्रामा हो, उसमें आप प्लीज़ उनको इन्वॉल्व कीजिए। और सबसे बड़ी बात है अनुशासन। अभी हमारे डायरेक्टर बात कर रहे हैं और पीछे हमारे ही बच्चे मजाक कर रहे हैं, तो बच्चों को अनुशासन में भी पलना सीखना चाहिए। धन्यवाद। सर, ये अनुभूज कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, क्या है ये कार्यक्रम, क्या मंशा है इसकी और किस तरह से इसको आप हैंडल कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। अनुकूंज कार्यक्रम शिक्षा विभाग का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को जागरूकता उनके अंदर लाई जाती है और साथ ही साथ उनके पठन पाठन में उनमें रुचि पैदा हो, इसके लिए भी उनके अंदर जागरूकता पैदा करने की कोशिश की जाती है। देखा जाता है कि सामान्य रूप से जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न होते हैं। तो उस दिशा में शासकीय स्कूलों के बच्चों के द्वारा अच्छे स्तरीय कार्यक्रम तैयार करने का यह प्रयास है। ये कार्यक्रम जेडी महोदय, हमारे संयुक्त संचालक महोदय के माध्यम से होता है, वो इसके आयोजक होते हैं। उनके निर्देशन में ये कार्यक्रम इस विद्यालय में तैयारी यहाँ पर कराई जाती है और इसके साथ ही साथ जो पीके स्कूल है वहाँ और मार्तंड स्कूल, दोनों जगह इसके कार्यक्रमों की तैयारी कराई जाती है। इसमें इसके बाद राज्य स्तरीय और नेशनल नहीं होता है? नहीं, इसके बाद इस कार्यक्रम को प्रेषित किया जाता है राज्य स्तर पे और वहाँ पर इसका सिलेक्शन होता है। जो उनमें से जो अच्छे प्रोग्राम होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है राज्य स्तर पर पुरस्कार के लिए। क्या पुरस्कार की प्राइस रहती है इसमें? स्कूलों को मिलता है, बच्चों के लिए रहता है? ये बच्चों को नहीं रहता, वो संभाग स्तर पर, संभाग लेवल पर दिया जाता है। संभाग में किस संभाग का कार्यक्रम अच्छा रहा, वो संभाग लेवल पर ही कितनी विधाएं हैं इसमें? 3 विधाएं हैं, एक गायन है, दूसरा नृत्य है और तीसरा नाटक। 3 विधाओं में ये कार्यक्रम तैयार किया गया। क्या कहना चाहेंगे आप बच्चों के लिए, जो बच्चे अभी भाग लेने नहीं आए, किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, उनके अभिभावकों के लिए आप क्या करेंगे और उन बच्चों के लिए क्या करेंगे? इस कार्यक्रम में सभी बच्चों को सूचित किया गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, साथ ही उनके अभिभावक भी पहुँचे और इस तरह से जब अभिभावक इस कार्यक्रम में पहुँचेंगे और कार्यक्रम देखेंगे कि बच्चे किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी एक प्रेरणा पैदा होगी कि वो अब आगे जो होने वाले कार्यक्रम हैं उनमें वो भाग लें और अपनी कला का, अपने हुनर का प्रदर्शन करें, उसमें निखार लाएं। सर, आप बहुत दिनों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, बहुत से बच्चों को पढ़ाया है। आजकल एक बड़ी समस्या है मोबाइल, और दूसरा जो बच्चे अवसाद में जा रहे हैं, इन दोनों पर संक्षेप में क्या कहेंगे? मोबाइल वास्तव में एक औजार की तरह है। जिस तरह डॉक्टर के हाथ में एक औजार होता है, उस औजार का उपयोग वो दोनों कार्य के लिए माने जो डॉक्टर होता है वो अच्छे कार्य के लिए करता है, लेकिन जब वो गलत दिशा में किसी के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है उसी तरह से उसको हानि होती है। ठीक उसी तरह से मोबाइल भी है। मोबाइल एक बहुत ही अच्छा उपकरण है जिसके माध्यम से बच्चे बहुत सारी बातें सीखते हैं और सीख सकते हैं, अच्छी बातें सीख सकते हैं,
लेकिन उसका कुछ दुरुपयोग भी होता है। और विशेष रूप से जब बच्चे केवल मोबाइल पर ही निर्भर हो जाते हैं तो उनमें मोबाइल देखने की, मोबाइल के द्वारा कुछ जो अवांछित चीज़ें हैं उनको भी देखने की उनमें आदत पड़ जाती है और उससे उनको नुकसान होता है। तो विद्यालय स्तर पर इस बार यहाँ मार्तंड स्कूल में बच्चों को मोबाइल विद्यालय में लाने के लिए मना किया गया है, क्योंकि ये देखा जाता है कि कुछ बच्चे जब पठन पाठन चलता रहता है, कक्षाएं चलती रहती हैं, उस दौरान भी मोबाइल लेकर बाहर जाकर और उसको देखने का प्रयास करते हैं और उनके पठन पाठन में व्यवधान उत्पन्न होता है। तो उनको रोकने के उद्देश्य से, मतलब पठन पाठन में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके लिए थोड़ा ये प्रयास किया गया कि इस बार बच्चों को मोबाइल, खासकर स्मार्टफोन लाने के लिए मना किया गया। और चूँकि बच्चे दूरस्थ अंचलों से भी आते हैं तो ऐसे अभिभावकों को उनके टीचर्स के नंबर नोट कराए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो टीचर्स के माध्यम से। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।